नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले हफ्ते की समसामयिक घटनाओं के बारे में, जो कि 2 नवंबर से 8 नवंबर के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी, जो कि आपकी यूपीएससी की परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होते हैं। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं आज हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे, आरबीआई ने पीसीए फ्रेमवर्क में संशोधन किया है। तो अभी तो हमें क्या डिस्कस करना है, 2 बातें कि पीसीए क्या होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ठीक है जी, ये क्या होता है वो समझेंगे, और साथ ही साथ इसमें हम समझेंगे कि इसमें क्या बदलाव अभी आरबीआई ने किए हैं। ठीक है जी, दूसरी बात है मुद्रास्फीति और ईंधन की कीमतें। अभी हमने देखा कि केंद्र सरकार ने और कई राज्य सरकारों ने पेट्रोल और डीजल पे टैक्सेस कम कर दिए हैं ना, कर कम कर दिए हैं। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार ये जो सरकार ने कदम उठाए हैं, किस प्रकार ये हमारी अर्थव्यवस्था को मदद करने वाले हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, और कितने बदलाव किए हैं उन सब की बात करने वाले हैं। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनविट। ठीक है जी, ये इनविट क्या होता है और किस प्रकार सरकार यहाँ से पैसे लाने की कोशिश कर रही है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी, और चौथा टॉपिक जो है हमारा आज का होने वाला है एआरसी पर आरबीआई का पैनल। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, जो बैंक का पैसा जो है वो बैड डेट्स हो जाता है, वो रिकवरी नहीं कर पाते, तो कोई दूसरी कंपनी आती है उस पैसे की उगाही करवाने के लिए। तो उसी कंपनी के बारे में आरबीआई ने कुछ पैनल बनाया है, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं, और आपको पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण लेख मिलेगा। और अंत में हम करते हैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी, प्री के लिए अभ्यास प्रश्न होते हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना होता है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला मुद्दा। आरबीआई ने पीसीए में क्या किया है, कुछ संशोधन किया है। हम उस संशोधन की आज बात करने वाले हैं। आ जाइए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चर्चा में क्या है, क्या खबरों में है, उसके बाद हम समझेंगे पीसीए क्या होता है। हाल ही में आरबीआई ने मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने संशोधित प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क की घोषणा की है। पीसीए फ्रेमवर्क उचित समय पर बैंकों पर आरबीआई के पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है और प्रभावी बाजार अनुशासन सुनिश्चित करता है। ठीक है जी, अब देखिए समझिए इस बात को कि खबरों में क्या है कि जो आरबीआई ने संशोधन किया है वो चर्चा में है। तो हमें क्या समझना चाहिए, पीसीए। पीसीए को समझने के लिए बेसिकली ये बैंकों के ऊपर लगाया जाता है। अब कोई बैंक है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही, उसके उनका जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो कम होने लगा, उनके एनपीए का जो लेवल है वो बढ़ने लगा, बैंकों के पास पूंजी की कमी हो गई। इन सब चीज़ों को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निगरानी की जाती है, इन सभी चीज़ों की। तो अब जो भी बैंक हैं वो आरबीआई के इस निगरानी में उनकी कुछ निश्चित सीमा है, उसके नीचे चले जाते हैं, तो आरबीआई क्या बोलती है कि भैया आपको कुछ सुधारात्मक कार्यवाही करनी है। तो पीसी क्या होता है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही, मतलब तुरंत कुछ आपको स्टेप्स लेने हैं। ठीक है जी, बैंक को कुछ स्टेप्स लेने हैं तुरंत, जिससे कि वो जो नीचे जा रहे हैं, उनका जो नुकसान हो रहा है बिजनेस में, उसको रोका जा सके। बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, बैंक का जो वित्तीय ढांचा है, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी अगर हो रही है, उसको रोकने के लिए ये कार्यवाही की जाती है। ठीक है जी, तो बैंक तो हम सब समझते हैं, बैंक हमने काफ़ी चर्चा की है। तो बैंक क्या करता है, लोन देने का काम करता है, ऋण बांटता है। ठीक है जी, तो जब बैंक ऋण बांटता है और इसकी क्या नहीं होती, वापसी नहीं होती, उगाही नहीं होती, हम बोलते हैं कि भैया बैंक ने जो लोन बांटा और वो वापस नहीं आया, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब कि बैंक के लिए ऋण क्या होते हैं, ऋण जो है बैंक की क्या है, संपत्ति है। बैंक अब इस संपत्ति पे कोई आय अर्जित नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एनपीए हो गया। ठीक है जी, तो ये इससे क्या पता लगाते हैं हम, बैंक की संपत्तियों की गुणवत्ता का पता लगाते हैं। बैंक के पास जितने कम एनपीए हैं, उसकी संपत्ति की गुणवत्ता उतनी अच्छी मानी जाती है। ठीक है जी, पहली बात हो गई क्या कि सर एनपीए से क्या चेक करते हैं, बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता। दूसरी बात होती है कि जब बैंक ऋण देती है, तो आरबीआई ने बोल के रखा है कि कुछ आपके पास क्या होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए। जितने आपने ऋण दिए हैं उसका कुछ प्रतिशत आपके पास क्या होनी चाहिए, पूंजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा आपने ऋण में दे दिया,
बैंक के पास अपनी कुछ पूंजी होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कैपिटल एडिकेशन रेशो। क्या बोलते हैं? कैपिटल एडिकेशन रेशो, CAR, कार नाम से हम इसको जानते हैं। और एक हो गया NPA। तो अभी तक ये 2 पैरामीटर हो गए। तीसरा पैरामीटर होता है कि जो ऋण दिया है, मतलब कि संपत्ति, इन संपत्तियों पे कितना प्रतिफल बैंक कमा रही है, कितना प्रतिफल बैंक कमा रही है। ठीक है जी। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं, 3 ऐसे मापक हैं जिसके द्वारा RBI क्या करती है? निगरानी करती है सभी बैंकों की, कि भैया ये 3 पैरामीटर में RBI ने कुछ मिनिमम सीमा बना के रखी है कि इसके नीचे, इसके ऊपर इसकी अधिकतम सीमा बना के रखी है। जैसे NPA बोला कि भैया NPA जो है ना आपका, वो क्या नहीं होना चाहिए? X% के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। आपका कैपिटल एडिकेशन रेशो मिनिमम कुछ Y% होना चाहिए, और आपका प्रतिफल जो है कुछ मिनिमम Z% होना चाहिए। यदि इसके नीचे जाएंगे, या हम इसके नीचे जाएंगे या इसके ऊपर चले जाएंगे, तो वो बैंक किस में आ जाएगा? त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करना पड़ेगा, PCA के अंदर आ जाएगा। RBI बोलेगी कि भैया अभी ना आप RBI की निगरानी जो समिति है उसके हिसाब से आप काम नहीं कर रहे हो बैंक, तो आपको क्या ना भविष्य में बैंक को डूबने की संभावना नजर आने लगती है। तो RBI ऐसा नहीं चाहता कि कोई बैंक डूब जाए, क्योंकि किसी बैंक के डूबने से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को फर्क पड़ता है। सारी अर्थव्यवस्था में बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने को मिल सकती हैं, है ना। बैंक जो है ना वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इनको। यदि ये कोलैप्स होती हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलता है। जैसे हमने PMC बैंक घोटाले में देखा, PMC जो था ना बैंक, उसमें हमने देखा था, फिर येस बैंक के साथ हुआ था। तो ये किसी भी बैंक के साथ हो सकता है। तो RBI क्या करती है? पहले से ही चेक कर लो, पहले ही अलर्ट हो जाओ कि कोई बैंक में अगर ये पैरामीटर्स में कुछ गड़बड़ी हो गई, RBI की जो एक सीमा है उसके ऊपर, उसके नीचे चले गए, तो RBI क्या बोलेगी कि भैया आपको कुछ सुधारात्मक कार्रवाई करनी है। और जब किसी बैंक के ऊपर PCA लग जाता है तो उस बैंक का कुछ हद तक परिचालन वो किसके पास पहुंच जाता है? RBI के पास चला जाता है। अब RBI क्या बोलेगी कि भैया देखो, अब हम बता रहे हैं आपको ऋण किसको देना है, अब आपको डिपॉजिट कितने % पे, जमाएं कितने प्रतिशत पे आपको स्वीकार करनी है, ज्यादा महंगी जमाएं आपको स्वीकार नहीं करनी है, ज्यादा रिस्की जोखिम वाला लोन आपको अभी नहीं बांटना है। इस तरह के कुछ एक्शंस RBI के द्वारा लिए जाते हैं। RBI कई बार तो बोर्ड को हटा देती है। RBI बोलती है जो बैंकों का बोर्ड होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, संचालक मंडल, तो उसको भी RBI हटा देता है और खुद संचालक मंडल बन के उस बैंक के लिए काम करता है। ठीक है जी। तो ये तो था PCA के बारे में। अभी वर्तमान में जो किन 3 चीज़ों पे इसको आंका जाता है, एक तो है आपका NPA का लेवल, दूसरा है आपका कैपिटल एडिकेशन रेशो, इसमें हम पूंजी की बात करते हैं, कितनी बैंकों के पास पूंजी है। इसमें हम बात करते हैं संपत्ति की गुणवत्ता के बारे में कि संपत्ति की गुणवत्ता कैसी है, और प्रतिफल कितना आप कमा रहे हो, आपने जो ऋण दिया है उस पर आप कितना कमा रहे हो। इन 3 पैरामीटर्स पे RBI चेक करता है आपको। ठीक है जी। RBI ने बैंकों को ठोस वित्तीय स्थिति बनाए रखने के लिए प्रॉम्प्ट सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क जारी किया है। यह बैंकों की निगरानी के चिन्हित क्षेत्रों के लिए जोखिम सीमा के उल्लंघन में, जैसे कि कौन कौन से? पूंजी के बारे में क्या लिख दिया? CRA, कैपिटल एडिकेशन रेशो। परिसंपत्ति गुणवत्ता, संपत्ति की गुणवत्ता, जो शुद्ध गैर निष्पादित संपत्ति यानी कि NPA रेशो के अनुपात में संदर्भ में ट्रैक किया जाता है। और लाभप्रदता मतलब प्रतिफल, परिसंपत्तियों पर वापसी, कितना रुपए हम इस पे वापस करें की सुविधा देता है, ताकि उनकी वित्तीय स्थिति को बहाल करने के लिए समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा सके। यदि इनमें किसी प्रकार की गिरावट देखी जाती है तो RBI का मानना है, जैसे कि हम समझते हैं ना कि कोई बीमारी है, अगर किसी बीमारी का जितना जल्दी पता चल जाए उतना अच्छे से हम उसका इलाज कर सकते हैं। वो जितना हमें लेट पता चलेगा उसमें इलाज करने की संभावनाएं उतनी कम होती जाती हैं। ठीक है जी। तो यहाँ RBI भी क्या बोलती है कि बैंकों को स्वस्थ रखना है तो हमें उनके बारे में, उनको होने वाली समस्याओं का पहले से ही पता लगा लेना चाहिए। जब बैंक डूबने लग जाए तब हम कुछ करेंगे तो हो सकता है कि वो काम उतना लाभदायक साबित ना हो। ठीक है जी। इस प्रकार इसका उद्देश्य बैंकों को कुछ जोखिम भरी गतिविधियों को दूर करने, परिचालन दक्षता में सुधार करने, उन्हें मजबूत करने के लिए पूंजी संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो RBI क्या करती है ऐसे समय में कि भैया जोखिम भरे निर्णय मत लो, जोखिम भरा व्यापार मत करो, पूंजी को बचा के रखो और अपने परिचालन को ठीक करो।
इस प्रकार पीसीए ने बैंकों को जोखिम भरे क्षेत्र के ऋणों से गैर जोखिम भरे लोगों और सरकारी प्रतिभूतियों में ले जाकर अपनी परिसंपत्तियों को पक्ष को डी रिस्क करना शुरू कर दिया। तो बैंक क्या बोलेगा, अरविंद क्या बोला कि भैया जिस सेक्टर में आपको लग रहा है वहां पे लोन मत दो, ठीक है जी। अपना पैसा कहाँ लगाओ, जहाँ पे सुरक्षित होता है, जहाँ पे पैसा वापस आने की ज़्यादा गुंजाइश होती है, या फिर सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद लो, उसमें अपने जाके संपत्ति कुछ दिन के लिए रख दो, ठीक है जी। ये तो हो गया प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस। अभी और क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये कब हुआ था चालू, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2002 में पीसीए फ्रेमवर्क को बैंकों के लिए एक संरचित प्रारंभिक हस्तक्षेप तंत्र के रूप में पेश किया, जो खराब परिसंपत्ति गुणवत्ता के कारण कम पूंजीकरण हो जाता है या लाभप्रदता की हानि के कारण कमजोर हो जाता है। तीन ही बातें रखी गई थी पहले भी, क्या क्या कि आपके पास पूंजी पर्याप्त है नहीं, पूंजी की पर्याप्तता चेक करना, आपके लाभ की पर्याप्तता चेक करना, और तीसरी बात क्या थी कि संपत्ति की गुणवत्ता क्या है आपकी। ये तीन चीज चेक करते थे। 2002 से ये फ्रेमवर्क लागू है। भारत में वित्तीय संस्थानों के लिए संकल्प व्यवस्थाओं पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के कार्यदल और वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग ने सिफारिशों के आधार पर 2017 में इस ढांचे की समीक्षा की थी। कब की गई थी ये समीक्षा, 2017 में हमने इस फ्रेमवर्क को चेक किया था कि इसमें कुछ हमें बदलाव करने की आवश्यकता है क्या, ठीक है जी। पीसीए फ्रेमवर्क का उद्देश्य उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम करना और पर्यवेक्षित इकाई को समय पर उपचारात्मक, है ना, कि कोई हम इसमें उपाय कर सकते हैं, शुरू करने के और लागू करने की आवश्यकता है ताकि इसकी वित्तीय स्थिरता को बहाल किया जा सके। अब बोला कि ये चेक कब करेंगे, डेली चेक करेंगे क्या बैंकों का, कि हम डेली पूंजी की पर्याप्तता देख रहे हैं और उसकी लाभप्रदायकता देख रहे हैं और साथ ही संपत्ति की गुणवत्ता देख रहे हैं। तो बोला नहीं, आपको इसको सालाना आधार पे जो बैंकों की रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट होती है वार्षिक, उसके आधार पे चेक करना है। एक बैंक को आमतौर पर ऑडिटेड वार्षिक वित्तीय परिणामों, ठीक है जी, अंकेक्षित वार्षिक वित्तीय परिणामों और आरबीआई द्वारा किए गए चल रहे पर्यवेक्षी आकलन के आधार पर पीसीए फ्रेमवर्क के तहत रखा जाएगा। तो बोला कि साल में हम जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट आएगी, आपके एनुअल अकाउंट्स आएंगे, उसके आधार पे आरबीआई तय करेगा कि आपको पीसीए में जाना है या नहीं जाना, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कि इस ढांचे में परिवर्तन क्या किए गए हैं। तो ये सबसे पहले बात कर लेते हैं लागू कब होगा और किन बैंकों पे लागू होगा, ठीक है जी। तो यह ढांचा जनवरी 2022 से प्रभावी है ना, अभी प्रभावी नहीं, कब से लागू हुआ ये, जनवरी 2022 से, आने वाली तिमाही से ये चालू हो जाएगा, लागू हो जाएगा। और मतलब पुराना वाला अभी चल रहा है, नया वाला कब से लागू होगा, जनवरी 2022 से। यह ढांचा भारत में काम कर रहे सभी बैंकों पर लागू होगा, ठीक है जी, जिसमें पहचाने गए संकेतकों की जोखिम सीमा के उल्लंघन के आधार पर, पहचाने गए संकेतक क्या क्या हैं, पूंजी की पर्याप्तता, पूंजी संपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदायकता के आधार पर शाखाओं या सहायक कंपनियों के माध्यम से काम करने वाली विदेशी बैंक भी शामिल है। मतलब अगर कोई विदेशी बैंक भारत में काम कर रही है, उसकी कोई शाखा है, उस पर भी यह फ्रेमवर्क लागू होगा, ठीक है जी। लेकिन विभेदित बैंकों को इस ढांचे के बाहर रखा गया है। अब विभेदित बैंकों में इसमें आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनको हमने इसमें नहीं लिया गया। छोटे बैंक जो होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक को नहीं लिया, और दूसरा नहीं लिया हमने पेमेंट्स बैंक को, ठीक है जी। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक है ना, वैसे ही ऐसे बैंकों को हमने इस दायरे से बाहर रखा है। किस किस को बाहर रखा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक, उनको इस दायरे से, इस फ्रेमवर्क के बाहर रखा। बाकी सब पे ये जो फ्रेमवर्क है वो लागू होगा। किन मैट्रिक्सों की निगरानी की जाएगी, है ना। अब परिवर्तन क्या, वही देख रहे हैं हम, इस ढांचे में परिवर्तन क्या है। तो दो बातें तो सेम रखी गई हैं, कौन कौन सी, संशोधित ढांचे में निगरानी के लिए पूंजी की पर्याप्तता तो रखी गई है। इसके लिए क्या चेक करेंगे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। जब हम बैंकिंग का लेक्चर कर रहे थे उस समय हमने इनको अच्छे से पढ़ा है, उसमें हमने समझा था कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या होता है, उसको हमने विस्तृत में चर्चा की थी, ठीक है जी। तो अभी हमें उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम क्या चेक करते हैं यहाँ पर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। परिसंपत्ति की गुणवत्ता, इसके लिए हम क्या चेक करते हैं, बैंक का एनपीए रेशो, ठीक है जी। एनपीए रेशो भी देख लेंगे, ठीक है, जोखिम पता चल जाएगी, पूंजी से जोखिम भारत, संपत्ति अनुपात, एनपीए अनुपात। ये एक नया बदलाव है, टियर 1 एवरेज रेशो, ठीक है जी।
टायर 1 टायर 2 कैपिटल्स हमने पढ़ी थी, तो इसमें एक बदलाव है कि हमें लाभप्रदायक तो नहीं चेक करनी, हमें तो टायर 1 कैपिटल देखनी है। टायर 1 कैपिटल पर्याप्त है क्या आपके पास? तो ये बदलाव क्या हुआ है? एक बदलाव हुआ है, जो लाभप्रदायकता थी उसको हटा दिया गया है और टायर 1 कैपिटल को हम चेक करेंगे यहाँ पे, ये एक बदलाव हुआ है। हालांकि संशोधित ढांचे में परिसंपत्तियों पर रिटर्न को एक रिटर्न मतलब यहाँ पे प्रतिफल को एक पैरामीटर के रूप में शामिल नहीं किया गया है। ढांचे के तहत कार्रवाई को ट्रिगर कर सकता है, ठीक है, तो उसको हमें नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? टीयर 1 कैपिटल देखना है। तो 3 बातें क्या क्या देखेंगे अभी के लिए? अभी इस ढांचे में हम 3 नई बातें क्या देखेंगे? पूंजी की पर्याप्तता, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो या रिस्क वेटेड कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी हम इसको बोलते हैं। दूसरा हम चेक करेंगे एनपीए रेशो, तीसरा चेक करेंगे टायर 1 कैपिटल, ठीक है जी, टायर 1 कैपिटल हम चेक करेंगे। तो ये 3 बातें आपको चेक करना है। एक परिवर्तन ये है, कब से लागू है ये लागू होगा जनवरी 2022 से। इसके बाद और ढांचे में क्या परिवर्तन है वो देख लेते हैं, या आरबीआई की शक्तियां क्या क्या हैं। आरबीआई की शक्तियों की चर्चा, शासन से संबंधित कार्रवाई में आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 36 एसीए के तहत बोर्ड का स्थान ले सकता है। जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि जो बैंकों का संचालक मंडल होता है ना, उसको हटा के आरबीआई उनकी जगह ले सकता है। बैंकों का परिचालन कौन कर सकता है? आरबीआई खुद बैंकों का परिचालन कर सकता है। बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम की धारा 45 में संशोधन से रिजर्व बैंक केंद्र सरकार के अनुमोदन से स्थगन के साथ साथ बिना किसी बैंक का पुनर्निर्माण या एकीकरण कर सकता है। मतलब क्या कर सकता है? यदि लगता है आरबीआई को कि भैया अब इस बैंक को चला पाना संभव नहीं है, तो उसका क्या कर सकता है? वो पुनर्निर्माण कर सकता है, रिकंस्ट्रक्शन कर सकता है, ठीक है जी, या किसी दूसरी बैंक में उसका समामेलन कर सकता है, एकीकरण कर सकता है, अमलगमेट कर सकता है। तो आरबीआई को अभी ये अधिकार भी प्राप्त हो गया है कि भैया अब आरबीआई को लग गया इस बैंक को चला पाना मुश्किल हो जाएगा, अब ये नहीं चलेगी, तो उसको क्या करेगा? पुनर्निर्माण कर सकता है या किसी दूसरी बैंक में उसको वो अमलगमेट कर सकता है, ठीक है जी। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी अनिवार्य और विवेकाधीन कार्यवाहियों के तहत संशोधित पीसीए के तहत बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर तकनीकी उन्नयन के अलावा पूंजीगत व्यय पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? पूंजीगत व्यय। तो मतलब पूंजीगत व्यय में क्या भाई? नई बिल्डिंग नहीं बनानी, कोई नई ब्रांच नहीं खोलनी, कोई नई संपत्ति और नहीं खरीदनी। तो इन सब पूंजीगत व्यय पे भी आरबीआई क्या कर सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है। बैंक को बोल सकता है कि नहीं अभी आप खर्चे मत करो। तो इसको बाहर कब निकलेगा? कब तक पीसीए में चलेगा ये? तो बोला ये जो 3 पैरामीटर हमने दिए हैं, ये 3 पैरामीटर अगर जो आरबीआई की सीमा है उस दायरे के बाहर आ जाए तो हम इसको क्या कर देंगे? पीसीए के बाहर कर सकते हैं। फिर जैसे बैंक काम करना चाहता है, जैसे उनका संचालक मंडल काम करना चाहता है, वैसे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या बोला? लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने पर विचार किया जाएगा यदि किसी भी पैरामीटर में जोखिम सीमा में कोई उल्लंघन नहीं है। कब तक? 4 निरंतर त्रैमासिक वित्तीय विवरणों के अनुसार। मतलब 4 तिमाही तक लगातार आपका कोई भी इन पैरामीटर में उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो हम बैंकों को पीसीए के बाहर कर देंगे, ठीक है जी। कितने महीने, कितने क्वार्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे? 4 क्वार्टर, 4 तिमाही, मतलब पूरा 1 साल तक इन पैरामीटर में कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो आपको बाहर करने का, पीसीए से बाहर करने का निर्णय लिया जा सकता है। ये था बदलाव, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ेंगे आज के अगले टॉपिक की तरफ, जिसके लिए बहुत दिनों से बाजार में चर्चा थी, आरबीआई ने भी सजेशन दिए थे और बाजार में, अर्थव्यवस्था में सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि भारत सरकार पेट्रोल और डीजल के रेट कम करे, ठीक है जी। तो सरकार ने ये निर्णय भी ले लिया है। आ जाइए चर्चा कर लेते हैं। केंद्र ने ईंधन पर उत्पाद शुल्क घटाया, ठीक है। क्या कर दिया? उत्पाद शुल्क घटा दिया। इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि अभी पेट्रोल और डीजल पे किस प्रकार कर की व्यवस्था थी, वर्तमान कर व्यवस्था क्या थी, किस प्रकार पेट्रोल और डीजल पे कर लगाया जाता था, उसको समझना होगा। आगे देखेंगे अगली स्लाइड में, ठीक है जी। पहले देख लेते हैं क्या हुआ है। केंद्र ने आखिरकार पिछले सप्ताह पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5
और 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती करके मौद्रिक नीति निर्माताओं की सलाह पर कार्रवाई करने का फैसला किया। मौद्रिक नीति निर्माता कौन थे हमारे भैया? आरबीआई बार बार बोल रही थी ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो अपनी बैठक संपन्न होती थी, उस बैठक में यही बोलती थी कि हम तो अभी नहीं कर सकते। हम क्या नहीं कर सकते? आरबीआई क्या नहीं कर सकती? अभी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि उसको ग्रोथ को आगे बढ़ाना है। ठीक है जी। तो आरबीआई के साथ हमेशा दो समस्या होती हैं कि वो विकास आधारित पॉलिसी रखे। अब विकास आधारित पॉलिसी रखना है तो उसमें महंगाई स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है ना कि उसको लिक्विडिटी बढ़ाना पड़ता है, बाजार में तरलता को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है जी। तो वो रेट्स में कटौती करते जाती है, कम रेट करते जाती है, जिससे कि मार्केट में तरलता बढ़े, लोग खर्चा करें, उसके कारण क्या होगा? ग्रोथ हो गई। और दूसरी होती है महंगाई को नियंत्रित करने के लिए। जब महंगाई को नियंत्रित करने की बात होती है तो बाजार में तरलता को कम करना होता है। तो आरबीआई ने तो मना कर दिया था, क्योंकि हम अभी किसको देख रहे हैं? बोला हम अभी विकास आधारित योजनाएं बना रहे हैं, अभी हम महंगाई को नियंत्रित नहीं कर सकते और ना ही हम अभी स्थिति में हैं, और महंगाई हमारे हिसाब से अभी ठीक चल रही, थोड़ा सा ऊपर है लेकिन ठीक है, इसको हम अभी अलाउ कर सकते हैं। इसलिए बार बार वो किसको बोल रहे थे, किसको आग्रह कर रहे थे? केंद्र सरकार को बोल रहे थे कि आप राजकोषीय नीति में कोई परिवर्तन कीजिए, मौद्रिक नीति में परिवर्तन संभव अभी नहीं है। तो आखिरकार सरकार ने बात सुन ली उनकी और क्या कर दिया? पेट्रोल और डीजल पे 5 रुपए पर लीटर और डीजल पे 10 रुपए प्रति लीटर का एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क कम कर दिया है। ठीक है। दीपावली की पूर्व संध्या पर घोषित शुल्क में कमी ने तुरंत दोनों ईंधनों की खुदरा कीमतों को क्रमशः लगभग 5% और 11% तक कम करने में मदद की है। और साथ ही क्या आग्रह किया है केंद्र सरकार ने? और सरकार के आग्रह पर 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी ईंधन उत्पादों पर लगाए गए वैट को कम कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को रिकॉर्ड पंप कीमतों से की जाने वाली राहत में वृद्धि हुई है। मतलब कि अभी पेट्रोल डीजल के रेट केंद्र सरकार ने टैक्स कम कर दिया, उसके कारण कम हुए, साथ ही साथ राज्य सरकारों ने और केंद्र शासित जो राज्य हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्होंने भी अपने वैट में कटौती कर दी है। ठीक है जी। तो दो तरह से आपको केंद्र सरकार के द्वारा भी राहत दे दी गई है और कुछ राज्य सरकारों के द्वारा भी राहत दे दी गई है, जिसके कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। अब हम समझ लेते हैं कि वर्तमान में पेट्रोल और डीजल पे कर व्यवस्था क्या है, किस प्रकार इन पे टैक्स लगाया जाता था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, जीएसटी क्यों नहीं लगाया गया था। ईंधन पर कराधान की वर्तमान योजना क्या है? वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कर वसूलते हैं, जहां केंद्र एक्साइज ड्यूटी मतलब कि उत्पाद शुल्क लगाता है, वहीं राज्य वैल्यू एडेड टैक्स लगाते थे, वैट। मतलब हम क्या करते थे, या तो डीजल पेट्रोल को हम इंपोर्ट करते हैं या हम बनाते हैं, तो उस पर क्या करता था केंद्र सरकार का हक होता है टैक्स लगाने का। तो केंद्र सरकार ने टैक्स लगा दिया अपना, उत्पाद शुल्क। क्या लगा दिया? उत्पाद शुल्क। और जब इन पेट्रोल और डीजल को बेचा जाता है तो राज्य सरकार क्या लगा लेती हैं? वैट लगा लेती हैं। क्या लगा लेती हैं? वैट। सर वैट तो खत्म हो गया जीएसटी के आने के बाद। हाँ, ऐसा होता यदि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे के बाहर नहीं रखा जाता। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे सीजीएसटी लगता और यहाँ पे एसजीएसटी लगता। लेकिन केंद्र सरकारों ने जब जीएसटी लेके आए हम जुलाई 2017 में, तब पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे के बाहर रखा गया। इसलिए अभी भी इस पे कर की पुरानी व्यवस्था ही लागू है कि उत्पाद शुल्क और वैट लगाया जाता है। इन उत्पादों पर वैट लगाने में सक्षम होने से राज्य सरकारों को अपने राजस्व पर नियंत्रण होता है। अब राज्य सरकार ने खुद टैक्स लगा सकती है पेट्रोल डीजल पे, तो वो भी अपने राजस्व को नियंत्रित कर सकती हैं। जब राष्ट्रीय जीएसटी ने 1 जुलाई 2017 को उत्पाद शुल्क और वैट जैसे राज्य लेवी जैसे केंद्र करों को शामिल किया था, तो 5 पेट्रोलियम वस्तुएं, क्या क्या ध्यान रखना है आपको? पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल को इसके दायरे के बाहर रखा था। ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्टों को क्या रखा है? जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। इसलिए इन पे करों की पुरानी व्यवस्था ही अभी लागू होती है। तो केंद्र सरकार ने इसमें कटौती कर दी उत्पाद शुल्क में और राज्य सरकारों ने वैट में। ठीक है जी। आइए अब इस
निर्णय का अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एक चीज़ तो हमें समझ में आ रही है, सभी लोगों को भी आ रही है कि सर पेट्रोल और डीजल कम होने से उपभोक्ता जो हैं उनको डायरेक्टली खर्चा जो करते थे, एक तो वो कम हो गया, दूसरा कई वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें भी जो बढ़ रही थी, बहुत तेजी से बढ़ रही थी, उन पे लगाम लगेगी और वो कम भी होंगी। क्यों? क्योंकि इस पे क्या था, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है ना वो कम हो जाएगी, अभी वो सस्ती हो जाएगी, इसके कारण की कीमतें भी नियंत्रित हो जाएंगी। तो दो फायदे दिख रहे हैं, एक तो डायरेक्टली दिख रहा है आपको कि जो आप पेट्रोल डीजल कंज्यूम कर रहे थे वो आपको अभी सस्ता मिलने वाला है, और उससे आप कहीं ना कहीं क्या करोगे, अभी जो पैसा ज़्यादा दे रहे थे उस पैसे को बचाओगे तो कहीं और खर्चा करोगे, जो कि आपकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा। दूसरा, जो वस्तु एवं सेवाएं हैं जिन पे ट्रांसपोर्टेशन लागत लगती थी वो भी अभी कम हो जाएगी, इसके कारण उन वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें भी कम होना चालू हो जाएंगी। ठीक है जी। ईंधन के बिलों में कमी से मुद्रास्फीति पर हितकारी प्रभाव पड़ना है। हितकारी प्रभाव पड़ेगा, मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ जाएगी, महंगाई नियंत्रण में आ जाएगी। स्वाभाविक है, क्योंकि डीजल माल ढुलाई के लिए मुख्य ईंधन है और ले जाने के लिए आवश्यकता वाली हर चीज की लागत को प्रभावित करता है डीजल। ठीक है, क्योंकि वो ढुलाई में प्रयोग होता है। परिवहन लागत में नरमी के लिए विनिर्माण क्षेत्र है, जो एक समय था जब मांग अभी भी कमजोर है पर बढ़ती इनपुट कीमतों के साथ सामना करना पड़ रहा था, इसके लिए कुछ आराम प्रदान कर सकता है। बोला कि अभी जो विनिर्माण क्षेत्र है उनकी लागत बढ़ रही थी, क्योंकि डीजल जो है उसमें एक महत्वपूर्ण घटक होता है, तो उसकी कीमत कम हो रही है, तो वो थोड़ा सा विनिर्माण लागत जो है वो कम आएगी, जिसके कारण अभी भी मांग कमजोर है, लेकिन ये प्रोडक्ट सस्ते होंगे तो मांग बढ़ने की संभावना बनती है। यहाँ पे अतिरिक्त उपभोक्ताओं की जेब में कुछ पैसा उपभोक्ताओं की जेब में छोड़ दिया, नकदी भी खपत में एक छोटी सी टक्कर प्रदान कर सकते हैं। हालांकि इस उत्तेजना को स्थायित्व कैसे वैश्विक तेल की कीमतों में आने वाले हफ्तों और महीनों में व्यवहार पर टिकी होगी। अब देखो क्या बोल रहे हैं हम कि भैया देखो, जो आपका पैसा बचेगा ना पेट्रोल डीजल में, जो आप दे रहे थे अभी ज़्यादा पैसा अभी कम हो गया, ये इसका टैक्स रेट कम होने के कारण, तो अभी आपका कुछ पैसा बचेगा, उस पैसे से आप किसी दूसरी तरह की मांग करेंगे, है ना। तो दूसरी तरह की मांग होती है जब जब हम लगता है कि बाजार में ना समग्र मांग अच्छी चल रही है, लोग बढ़िया खर्च कर रहे हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमी तो वृद्धि करती है, उसमें तो वृद्धि देखने को मिलती है। तो अभी इसमें भी ये छोटा सा कदम है, ये भी थोड़ा बहुत सपोर्ट हमें करेगा समग्र मांग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी पेट्रोल डीजल का जो पैसा बचेगा वो कहीं आप और दूसरी जगह पे खर्चा करने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें एक दिक्कत क्या है, ये तो अभी तक अच्छी बातें थी, ये हमने कम कर दिया, सरकार ने टैक्स रेट कम कर दिए, तो ये कब तक हमें कितना स्थायित्व प्रदान करेगा। तो बोला कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें फिर से ना बढ़ जाएं, यदि ये फिर से बढ़ गई तो फिर से पेट्रोल डीजल और महंगा हो जाएगा, तो क्या सरकार फिर से अपना टैक्स रेट कम करेगी। सरकार की भी कुछ सीमाएं हैं, उनका राजस्व भी सरकार को अपना राजस्व देखना पड़ेगा, यदि पैसे राजस्व की वसूली कम होगी तो सरकार अपनी योजनाओं को नहीं चला पाएगी, तो उसकी भी अपनी एक सीमा है, तो वो बार बार कम तो नहीं कर पाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें हैं ना वो स्थिर रहें या उनमें कटौती हो। यदि उनमें बढ़ोतरी होती है तो पेट्रोल डीजल के रेट फिर से बढ़ सकते हैं, तो वो फिर हमारे लिए परमानेंट सॉल्यूशन हमें नहीं दिख रहा अर्थव्यवस्था में। अभी के लिए तो ठीक है, ये किस पे निर्भर करने वाला है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें। अच्छा, पेट्रोल और डीजल में थोड़ा सा एक बार समझ लिए उनकी प्राइसिंग कैसे होती है, पेट्रोल और डीजल का मूल्य निर्धारण कैसे होता है। तीन घटक इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है जो हम कच्चा तेल खरीदते हैं ना उसकी कीमतें, तो कच्चे तेल की लागत पहला कंपोनेंट होता है। दूसरा होता है उसमें केंद्र सरकार का क्या, उत्पाद शुल्क, ठीक है जी। और तीसरा होता है राज्य सरकारों का वैट, राज्य सरकारों का वैट। ये तीन मिला के पेट्रोल और डीजल की कीमतों को निर्धारित करते हैं। तो अब ये केंद्र सरकार के हाथ में था, उन्होंने कम कर दिया, और ये राज्य सरकारों के हाथ में था, उन्होंने कम कर दिया। लेकिन वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें हमारे हाथ में नहीं हैं। अगर ये बढ़ती हैं तो डीजल और पेट्रोल की कीमतें पुनः वृद्धि देखने को मिल सकती है। ये एक हमारे लिए क्या है, आने वाले समय ही बताएगा कि क्या होने वाला है। तो देख लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के बारे में क्या संभावना व्यक्त की जा रही है।
वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों से जोखिम क्या क्या है। वैश्विक तेल की कीमतों में इस साल क्या किया है, इस साल विश्व बैंक समूह पिछले महीने का अनुमान है कि औसत कच्चे तेल की कीमतों के बारे में 70% के लाभ के साथ 2021 समाप्त होगा। 2021 में वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत कितनी वृद्धि इन्होंने घोषणा की है, 70% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। और भारत में अभी तक 62% वृद्धि हमें देखने को मिल चुकी है पिछले 10 महीने में औसतन आधार पे। ठीक है जी। ऐतिहासिक प्रवृत्ति वर्ष के अंत की ओर कीमतों की एक फर्मिंग का सुझाव है। जब उत्तरी गोलार्ध की सर्दियां आमतौर पर ऊर्जा की मांग को धक्का है, वहां एक वास्तविक जोखिम है। भारतीय रिफाइनरी थोड़ा विकल्प के साथ छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन खुदरा कीमतों में वृद्धि जारी रहेगी। इसके बाद यह जिम्मेदारी केंद्र पर फिर से होगी कि वह पिछले साल उठाए गए शुल्क में और कटौती करे। बोला यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी भी संभावना व्यक्त की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमारी पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ेंगी। इसके लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, केंद्र सरकारों को और राज्य सरकारों को फिर से टैक्स में कटौती करनी पड़ सकती है। ये संभावना व्यक्त की जा रही है। ये था हमारा आज का दूसरा मुद्दा। अब हम चलते हैं आज के तीसरे मुद्दे की तरफ। तीसरा मुद्दा क्या है, इनविट्स। क्या है पहले इनविट्स देख लेते हैं। आ जाइए, खबरों में क्या है देखो, हम क्या देख रहे हैं कि भारत सरकार ने ना इंफ्रा पे बहुत काम कर रही है। ढांचागत विनिर्माण की हम बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। इसके लिए हमने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना भी सरकार ने घोषणा करके रखी है। और इसके साथ साथ गति शक्ति योजना को भी घोषणा करके रखा है सरकार ने। तो क्या बोला कि इसको हमें बनाने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए पूंजी की आवश्यकता है। अब ये 100 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से, तो उसी में से एक छोटा कदम है इनविट, कि भैया हम यहां से पैसा लेके आएंगे। ठीक है जी। तो इनविट को आप कंपेयर कर सकते हो, इसकी तुलना कर सकते हो म्यूचुअल फंड के साथ। ठीक है जी। अब म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, तो बोला कि भैया म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जहां पे कुछ लोग आपस में डिसाइड करके किसी एक व्यक्ति को पैसा दे देते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, आप 10 लोग हो और आप 10 लोगों ने 100 रुपए इकट्ठा करके मुझे दे दिया, तो मेरे पास क्या आ गए 1000। सर आपको क्यों दिया हमने, क्योंकि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो और शेयर मार्केट का आपके पास ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है तो आप लेकिन समय नहीं दे सकते। तो आपको क्या लगा कि मैं भैया एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं और मैं हमेशा अपना पूरा टाइम शेयर मार्केट में डिवोट करता हूं, तो मैं शेयर मार्केट में पैसे कमा सकता हूं। तो आप लोगों ने मुझे क्या करके इकट्ठा करके चंदा करके 1000 रुपये दे दिया, बोला कि सर इसको शेयर मार्केट में लगाइए, इससे होने वाला लाभ मैं आपको ही वापस करूंगा, अपना थोड़ा बहुत कमीशन मैं उसमें काटूंगा। ठीक है जी। तो अब इस पैसे को क्या करूंगा, मैं बाजार में शेयर मार्केट में जाऊंगा, विभिन्न कंपनियों के शेयर खरीदूंगा और उससे होने वाला प्रॉफिट आपको दे दूंगा अपना कमीशन काट के। तो ये इस तरह से काम करता है म्यूचुअल फंड। उसी की तर्ज पे इनविट होता है। अब इसमें फर्क सिर्फ इतना सा है कि म्यूचुअल फंड में पैसा शेयर बाजार में लगाया जाता है, इनविट में पैसा किस में लगा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट होंगे ना उसमें लगाया जाएगा। मतलब कि सरकार ने बोला हमें रोड बनाने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता है, तो मैंने बोला कि ये लीजिए मेरे पास ना फंड का पैसा पड़ा है म्यूचुअल फंड का, मैं आपको दे देता हूँ। मैं ऐसा कर नहीं सकता, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो मैं पैसा कहाँ पे लगा दिया, सरकार को दे दिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। सरकार बोलेगी इससे जो पैसा हम कमाएंगे, टोल वगैरह लगाएंगे, उसमें फायदा आपको मैं बराबर दूंगा। तो वहां से फायदा आएगा, फिर मैं वो फायदा आपको दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं शेयर बाजार में नहीं लगा, कहाँ लगा रहा हूँ, किसी इंफ्रा प्रोजेक्ट में लगा रहा हूँ, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनविट बोलते हैं। ये इसकी वर्किंग है। ठीक है जी। कनाडाई पेंशन योजना निवेश बोर्ड, ये भी एक क्या है, फंड मैनेजर है। ठीक है जी, फंड को मैनेज करते हैं। ओंटारियो शिक्षक पेंशन, ये भी फंड मैनेजर है। इनके पास पैसा है कई लोगों का, छोटे छोटे लोगों ने छोटा छोटा निवेश करके एक बड़े फंड मैनेजर बन जाते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। योजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHIA के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनवेट का फुल फॉर्म क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए एंकर निवेशक होंगे, जिसमें प्रत्येक 25% हिस्सेदारी उनकी होने वाली है। 25% हिस्सेदारी किसकी हो जाएगी, इन दोनों की। किस किस की, पेंशन योजना निवेश बोर्ड और ओंटारियो शिक्षक पेंशन। NHI न्यूनतम 15% अपने पास रखेगा, बनाए रखेगा, और बाकी घरेलू संस्थागत निवेशकों को पेश किया जाएगा।
ठीक है जी। तो 40% तो इन दोनों ने ले लिया, बचा हुआ 60% भारत में ही किसी और दूसरे संस्थागत निवेशकों को हम दे देंगे। इनविट शुरू में 310 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ 5 ऑपरेटिंग टोल सड़कों का पोर्टफोलियो होगा और अधिक सड़कों के साथ साथ बाद में जोड़े जाने की योजना। शुरुआत में किससे काम कर रहा है इनविट? एक 5 जो टोल वाली सड़कें हैं उस पे बनाएगा। कितना किलोमीटर बोला? 310 किलोमीटर शुरुआत में बनाएंगे। इसको हम शुरुआती दौर में लेकर आ रहे हैं, बाद में इस प्रोजेक्ट को हम बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे फंड आएगा। ये तो था खबरों में। अब इनविट की थोड़ा और समझ लेते हैं, इनविट क्या होता है। ये म्यूचुअल फंड के समान संस्थान है। मैंने आपको बताया जैसे म्यूचुअल फंड संस्थान क्या होता है कि वो छोटा छोटा अमाउंट कई लोगों से ले लेता है और उस पैसे को कहाँ पे लगाता है? शेयर बाजार में लगाता है। वहां से जो पैसा कमाएगा वो फिर से जो निवेशक होते हैं, छोटे छोटे निवेशक होते हैं, उनको बांट देता है। उसी प्रकार इनविट में क्या होगा? छोटे छोटे निवेशकों से पैसा लिया जाएगा, इनविट में लगाया जाएगा, इंफ्रा प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा और उस प्रोजेक्ट से जो लाभ होगा वो वापस निवेशकों को दे दिया जाएगा, जो कि निवेशकों की विभिन्न श्रेणियों से निवेश पूल करते हैं और उन्हें पूर्ण राजस्व पैदा करने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाएं किसमें लगाएंगे? बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करते हैं, जिससे निवेशकों के लिए रिटर्न पैदा होता है। अब ये पैसा शेयर बाजार में नहीं लगा के कहां लगा रहे हैं? बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में लगाएंगे। इन्हें सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत रेगुलेट किया जाएगा। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सेबी करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 करेगा और इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 इनको रेगुलेट करने वाला इनविट्स को। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इकाई निवेशकों को शुद्ध वितरण योग्य नकदी प्रवाह का 90% अनिवार्य वितरण, शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य का 70% की लिवरेज कैप और निर्माण अधीन परिसंपत्तियों के संपर्क में आने वाली सीमा सार्वजनिक रूप से इनविट के लिए है। इनविट का प्रायोजक इनविट की स्थापना ट्रस्टी की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है। प्रायोजक को जारी करने की तारीख से 3 साल का लॉक इन अवधि के साथ इनविट द्वारा जारी इकाइयों का न्यूनतम 15% रखना चाहिए। कितने दिन के लिए लॉक इन पीरियड होगा? इसमें पैसा लगाओगे तो 3 साल तक। 3 साल तक आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। 3 साल के लिए आपको मिनिमम इसमें फंड लगाना होगा। इसकी संरचना क्या है? ट्रस्टी कौन है? सेबी द्वारा प्रमाणित के पास इनविट के प्रदर्शन पर निरीक्षण करने की जिम्मेदारी है। प्रायोजक कंपनी के प्रमोटर जो इनविट की स्थापना करते हैं। निवेश प्रबंधक को इनविट की परिसंपत्तियों और निवेश की निगरानी का कार्य सौंपा जाएगा। परियोजनाओं के निष्पादन के लिए परियोजना प्रबंधक जिम्मेदार होंगे। जैसे म्यूचुअल फंड में होते हैं ना कि भाई म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, उसकी फिर एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ऐसे इसमें स्ट्रक्चर रखा गया है। इनविट के लाभ क्या होने वाले हैं? इनविट निवेशकों को उनके जोखिम की भूख के आधार पर फंड द्वारा बेची जा रही इकाइयों को एक छोटा सा हिस्सा खरीदने में सक्षम बनाता है। मतलब अब आप एक सड़क को फाइनेंस नहीं कर सकते कि भाई एक रोड बन रही है उसमें पूरा पैसा आप लगा दो, लेकिन सड़क बन रही है उसमें छोटा सा पैसा आप लगा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। जितनी आपकी रिस्क लेने की क्षमता है आप उसमें पैसा लगा सकते हैं, उससे जो रिटर्न आएगा वो आपको भी मिलेगा। बस बात यही है, जितना पैसा लगाओगे उतना ही आपको रिटर्न मिलने वाला है। यह देखते हुए कि इस तरह के ट्रस्टों में काफी हद तक सकारात्मक नकदी प्रवाह के साथ पूर्ण और परिचालन परियोजनाएं शामिल हैं। जोखिम कुछ हद तक निहित है, जोखिम तो है लेकिन कम है। यूनिट धारकों को अनुकूल कर मानदंडों से लाभ होता है कि भैया इसमें पैसा लगाएंगे तो रिटर्न मिलेगा। उसको सरकार एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का बना सकती है, जिसमें लाभांश आय पर छूट है। आपसे जो इसमें पैसा मिलेगा उस पर कर की छूट प्राप्त होगी आपको। 3 साल से अधिक समय तक इकाइयों को आयोजित किए जाने पर कोई पूंजीगत लाभ नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि कोई संपत्ति है यदि आप उसको 1 साल के ऊपर रख लेते हो तो उस पर पूंजीगत लाभ कर लगता है, तो वो भी इस पे नहीं लगाया जाएगा। ठीक है जी, ये फायदे निवेशकों को मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आज के तीसरे मुद्दे के बारे में। आज का तीसरा मुद्दा क्या है? आज का चौथा और आखिरी, IRC पर RBI का पैनल। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, एक बार देख लेते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है। अब बैंक क्या करती है? ऋण देने का काम करती है। ठीक है जी, बैंक ने क्या दिया? ऋण दिया। मान लो 100 रुपए का ऋण दिया। अब ये 100 रुपए का ऋण क्या है ना, बैंक वापस उगाही नहीं कर पा रही, इसकी कुछ भी कारण हो सकता है, बैंक इसकी उगाही नहीं कर पा रही, तो बैंक के लिए तो क्या हो गया? ये 0 हो गया।
तो अभी एक ऐसी कंपनी होती है जिसको हम एआरसी बोलते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये क्या करती है, लोन उगाही का ही काम करती है। ये किसको ऑफर करेगी, बैंक को, कि भैया ये संपत्ति मुझे आप ना 60 रुपए में बेच दो, क्योंकि आप तो कुछ रिकवर कर नहीं पा रहे, लेकिन मुझे आप 60 रुपए में बेच दो, उससे रिकवरी हो या नहीं हो वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उससे रिकवर कर लूंगा, क्योंकि मेरा काम ही क्या है, लोन की उगाही करना, जो ऋण आपने दिया उसकी उगाही करना एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम होता है। तो क्या होगा, ये इससे खरीद लेगा। अब इसको 60 रुपए में खरीदने के बाद ये एआरसी क्या करेगा, देखेगा क्या उस कंपनी को वो चला सकते हैं, क्या उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो हम उसको किसी और को बेच सकते हैं, क्या उसको बेच के पैसे कमा लेंगे। तो ये या तो उसको रिकंस्ट्रक्शन कर देगा, या हम मान लेते हैं उसको किसी और को उसने बेच दिया 80 रुपए में। तो यहाँ पे देखो बैंक को भी 60 रुपए मिल गए, 20 रुपए का फायदा इनको भी हो गया, और जो व्यक्ति खरीदेगा उसको 100 रुपए की चीज कितने में मिल गई, 80 रुपए में मिल गई, तो 20 रुपए का फायदा उसको भी हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, आपका ट्रांजैक्शन स्क्वायर ऑफ हो गया। जो आपने लोन दिया था वो एआरसी के माध्यम से खत्म हो गया, एआरसी ने उसमें मदद कर दी, और वो कंपनी हो सकता है फिर से चलने लग जाए। क्योंकि जो कोई व्यक्ति था वो ऋण वापस नहीं कर पा रहा था, हो सकता है उसके साथ वित्तीय समस्याएं हो, उसमें और उस कंपनी में और पैसे लगाने की आवश्यकता हो जिससे कि वो कंपनी चल सकती थी, या और कुछ परिचालन कठिनाइयां हो सकती हैं, उसमें वो सक्षम नहीं हो, उसके पास अनुभव नहीं हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं ऋण वापसी ना होने के। तो उस पर एआरसी काम करता है। एआरसी देखता है कि इसमें और पैसा लगाना, तो वो और पैसा लगा देगा, उसको सर्वाइव कर देगा, उसको रिवाइव कर देगा। ठीक है जी। या उसमें कुछ परिचालन कठिनाइयां जा रही थी, तो किसी अनुभवी व्यक्ति को जो ऑलरेडी उसमें अच्छा काम कर रहा है, उस संस्थान को उसको बेच देगा। उनका काम ही ये है सिर्फ। ठीक है जी, ये होती है एआरसी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के कामकाज को दुरुस्त करने के लिए रिजर्व बैंक के पैनल ने कई सुझाव दिए। अब दिक्कत क्या थी, एआरसी भारत में है तो, लेकिन उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करती जितने अच्छे तरीके से हमने प्लानिंग की थी। आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र की पारिस्थितिक तंत्र में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी एआरसी के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने के लिए सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, और उन्हें बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए बोला था। तो सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में एक समिति बनी, और इसको क्या बोला कि भैया आप भारत में जो एआरसी काम कर रही हैं उनकी समीक्षा कीजिए, उनमें कुछ हमें बताइए कि कुछ परिवर्तन करने की गुंजाइश है जिससे कि ये और अच्छे तरीके से काम कर सके। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, मैंने बता दिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यह एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए खरीदता है, ताकि वे अपनी बैलेंस शीट को साफ कर सके। वो अपनी बैलेंस शीट से हटा देंगे, पैसा ले लेंगे, 100 की जगह 60 आया, ठीक है, 40 रुपए का नुकसान बुक करेंगे और 60 रुपए अपनी जेब में रखेंगे, और बैलेंस शीट से एनपीए खत्म। इससे बैंकों के सामान्य बैंकिंग गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। कि भैया अब उसको एनपी नहीं करना, जो अधिकारी जो अकाउंट एनपी हो गया था उसकी उगाही के लिए बार बार जा रहा था, अब उसको उगाही के लिए नहीं जाना, वो बैठ के अपने बैंकिंग व्यवसाय पे ध्यान केंद्रित कर सकता है, वो नए ऋण देने की योजना बना सकता है। बैंक अपना समय प्रयास बर्बाद करके डिफॉल्टरों के बाद जाने के बजाय खराब परिसंपत्तियों को पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर एआरसी को बेच सकते हैं, है ना। ये मूल्य मतलब आपस में बैंक और एआरसी को निर्धारित करना होता है कि कितने रुपए में बेचना है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां एआरसी आरबीआई के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रभुतीकरण और पुनर्निर्माण सुरक्षा हित प्रबंधन सरफेसी एक्ट बोलते हैं हम, अधिनियम 2002 भारत में एआरसी की स्थापना के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। मतलब सरफासी में ये बनाई गई थी। 2016 में सरफेसी एक्ट में किए गए संशोधन के अनुसार एआरसी के पास 2 करोड़ रुपए का न्यूनतम नेट स्वामित्व वाला फंड होना चाहिए। आरबीआई ने 2017 में यह रकम बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दी थी। एआरसी को अपनी जोखिम भारत परिसंपत्तियों के लिए 15% के पूंजी पर्याप्त अनुपात के बनाए रखना पड़ता है। पूंजी पर्याप्त अनुपात अभी देखा कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो, एआरसी को भी मेंटेन करना होता है। कितना बोला, 15। पहले इसमें कितनी लिमिट थी कि भैया मिनिमम आपके पास कितना होना चाहिए, 2 करोड़ होना चाहिए। अभी इसको बढ़ा के 2017 में कितना कर दिया, 100 करोड़ कर दिया था। ठीक है जी। अब सुदर्शन पैनल ने क्या सुझाव दिए, सुदर्शन पैनल ने क्या बोला कि भैया तनावग्रस्त परिसंपत्ति मतलब एनपीए की बिक्री के लिए एक ऑनलाइन मंच बनाएं। क्यों, क्योंकि आप जाते हो ऑफलाइन में, बैंक में जाना होता है, एआरसी को बात करना होता है, बहुत सारी मीटिंग होती हैं, तो इससे बेहतर है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बताओ, उस पर सारी जानकारी डाल दीजिए, एआरसी पढ़ेगी, अच्छा लगेगा तो सौदा होगा। आईबीसी प्रक्रिया के दौरान एआरसी को संकल्प आवेदकों के रूप में कार्य करने की अनुमति दें। अभी क्या है,
कि कुछ लोन ऐसे होते हैं बैंक सीधा एनसीएलटी में फाइल कर देती है, आईबीसी मतलब बैंक करप्सी कोड उसके ऊपर लग जाता है कि भैया वो दिवालिया होने वाली, सामने वाली कंपनी पैसा नहीं दे सकती, बैंक उस पर उगाही की कार्रवाई चालू कर देती है। तो उस प्रक्रिया में भी कई लोग आते हैं उस कंपनी को खरीदने के लिए, लेकिन एआरसी में एआरसी को अनुमति नहीं है कि यदि उसके ऊपर आईबीसी लग गया है तो फिर एआरसी उसको खरीद नहीं सकती थी। तो सुदर्शन सेन पैनल ने क्या बोला कि भैया आप एआरसी को खरीदने की अनुमति दीजिए कि एआरसी दिवालिया प्रक्रिया में भी इस संपत्ति को जो एनपीए है ना उसको खरीद सके। ठीक है जी। फिर क्या है, सरफेसी अधिनियम की धारा 5 के दायरे का विस्तार एआरसी को एआईएफएस, एफपीआई, एमएफएस की ओर से निवेश करने वाले एचएफसी और एचएफसी सहित सभी एनबीएफसी सहित सभी विनियमित संस्थाओं से वित्तीय परिसंपत्तियों को प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए किया जाए। अभी ये कहां से लेते थे, सिर्फ बैंक से लेते थे। सरफेसी के अंदर एआरसी किससे अपना एनपी ले सकता था, सिर्फ बैंक से। बोला कि अभी जितने भी बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी जो एनपी है, उनके भी एनपी हैं, वो भी खरीदने की अनुमति किसको दे दो, आप एआरसी को दे दी, क्योंकि एआरसी का दायरा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा काम कर पाएगी। 500 करोड़ रुपए के ऊपर के खातों के लिए 2 बैंक अनुमोदित बाहरी मूल्यांकों को परिसामान्य मूल्य और उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन करना चाहिए। बोला कि ऐसे खाते जिनका एनपीए लेवल कितना है, 500 करोड़ के ऊपर है, तो इसमें 2 मूल्यांकन होने चाहिए, और वो कौन होने चाहिए, बाहरी व्यक्तियों के द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। साथ ही आरक्षित मूल्य का अंतिम अनुमोदन एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाना चाहिए जिसके पास ऋण के संबंधित लेखन की अनुमोदन करने की शक्ति है। तो ये था आज के हमारे समसामयिक घटनाएं जो पिछले हफ्ते घटित हुई थी। अब यहाँ पे आपको 2 आर्टिकल्स दिख रहे होंगे, ये आपको खुद से पढ़ने हैं, गूगल पे टाइप करेंगे आपको दोनों मिल जाएंगे। दोनों हिंदू के आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स को पढ़ के आपको क्या करना है, मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है। आप इनको जितना पढ़ेंगे उससे आपका क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा मेंस की आंसर राइटिंग, आपको अच्छे शब्द और लैंग्वेज यहाँ से प्राप्त होगी। ठीक है जी। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न जो हमेशा की तरह करते हैं, जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना होता है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला आज का क्वेश्चन क्या है हमारा, संशोधित पीसीए ढांचे के अनुसार निम्नलिखित वित्तीय मैट्रिक्स में से कौन सा बैंकों के लिए उपयोग किया जाता है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, सकल एनपीए अनुपात, ग्रॉस एनपीए लेवल, परिसंपत्तियों पर वापसी, रिटर्न ऑन एसेट्स। आपको बताना है नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनने हैं। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1, 2, 3 तीनों ही। कौन सा सही आंसर है कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। फिर देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं जीएसटी के दायरे में आती हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सी वस्तु जो है वो जीएसटी के दायरे में आती है। पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, एटीएफ और कैरोसिन। आपको बताना है इसमें से। फिर तीसरा प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य इनविट के संबंध में गलत है। ठीक है जी, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इन्हें आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। प्रायोजक द्वारा निवेश की गई पूंजी न्यूनतम 3 वर्ष के लिए होनी चाहिए। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प को चुनना है। केवल 1, केवल 2, दोनों और दोनों नहीं। आपको सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताना है। तो ये तो था हमारे पिछले हफ्ते की समसामयिक घटनाओं के बारे में। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आने वाले हफ्ते की समसामयिक घटनाओं के साथ। धन्यवाद।